हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में पहला जो हमारा चैप्टर है क्लास 8 का मॉडर्न हिस्ट्री का वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री के बारे में कुछ आपके लिए जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। किसी भी हिस्ट्री के बुक के पढ़ने से पहले कुछ एक आइडिया जो है वो हिस्ट्री के बारे में होनी चाहिए, यानी कि हिस्ट्री को आपको ट्रीट कैसे करना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी मैं हिस्ट्री के बारे में देता हूं कि हिस्ट्री को कितने कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका एंशियंट इरा, दूसरा जो है वो आपका मेडिवल इरा और तीसरा जो है वो आपका मॉडर्न इरा। ठीक है, ये 3 एरा है। तो इन तीनों इरा में आपको क्या मिलेगा कि सारी की सारी जो हिस्ट्री है वो रिटेन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? रिटेन फॉर्म में है। लेकिन इससे पहले भी एक हिस्ट्री है जिसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, यानी कि ये जो है वो अनरिटेन है, ये लिखा हुआ नहीं है, ये क्या है? अनरिटेन है। तो हिस्ट्री का ये कैटेगराइजेशन है। अब देखो, जब भी आप हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे, चाहे आप किसी भी ऑथर की बुक पढ़ रहे हो, एक चीज को आपको ध्यान रखना है। हिस्ट्री ना अलग अलग लोग सेम टाइम ऑफ पीरियड को अलग अलग चीज़ों पे डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स, सिंपल सा समझो कि मान लो ये एक सिक्का है 1 रुपए का, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका हेड होता है, दूसरा आपका टेल होता है ना। अब एक सिक्का को हाथ में पकड़ के आप किसी से पूछो, एक इसके फ्रंट में है, दूसरा व्यक्ति इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और पूछो कि इस सिक्के पे आपको क्या दिख रहा है, तो जो फ्रंट में व्यक्ति है वो बोलेगा कि ये हेड है, जो इसके अपोजिट में व्यक्ति है वो बोलेगा कि टेल है। अब देखो, सिक्का तो एक ही है और दोनों में से कोई भी गलत नहीं बोल रहा है। पहले वाला पर्सन बोल रहा है कि अगर ये सिक्का हेड है तो हेड है, दूसरा वाला बोल रहा है टेल है तो टेल है। मतलब वो जो देख रहे हैं ना वो वही बता रहे हैं, लेकिन वो पहले वाले जो आंसर है उससे दूसरा वाला आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा। इसी तरीके से हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो ना, तो सेम टाइम ऑफ पीरियड का या सेम इवेंट को लोग अलग अलग नज़रियों से देखते हैं और उसे अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक पीरियड है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 1750 से 1800 तक, ये एक टाइम पीरियड ले लिया। अब इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे ऐसी घटना होगी जो घटी होगी। अब सारे जो आसपास में घटना घट रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। आप खुद डिसाइड करो कि वन डे में, यानी कि एक दिन में 24 आवर्स में कितने सारे इवेंट होते हैं। क्या सारे इवेंट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? नहीं होते हैं। आप खुद डिसाइड करो। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर, आपको पता है न्यूज़पेपर में क्या एक दिन के घटे हुए सारे घटने आ जाते हैं? नहीं आते हैं। वही घटने प्रिंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? आज का आपका जो भी आज आप काम कर रहे हो, कल क्या बन जाएगा? कल हिस्ट्री बन जाएगा। लेकिन आज का क्या हर एक बात आप कल याद रखोगे? नहीं रखोगे। लेकिन कोई भी ऐसी बात जो आज यूनिक था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आप कल याद रखोगे या नहीं रखोगे? आप बिल्कुल याद रखोगे। और कल नहीं, आप बहुत दिनों तक याद रखोगे कि उस दिन मैंने ये काम करा था और ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हिस्ट्री जब भी लिखी गई होगी ना, तो इसी बात को ध्यान में रखा गया होगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको रखा जाए। अब सिंपल सा समझो, मान लो आज का डेट है, जैसे आज ना 12/12/2022 है, ठीक है। ये एक कोई पर्सन है। अब एक एक पास ना कोई एक ऐसा घटना हुआ, जैसे मान लो इसका ना एग्जाम का रिजल्ट आया, ठीक है। और ये क्या हो गया, मान लो यूपीएससी की ही बात करते हैं, यूपीएससी का मान लो कि रिजल्ट आया और इसका क्लियर हो गया, ठीक है, इसने क्लियर कर लिया। फिर एक पर्सन है बी, रिजल्ट तो सेम डे आया और ये जो है वो फेल हो गया, है ना। अब देखो, एक पर्सन के लिए ये अपॉर्चुनिटी यानी कि खुशी का मौका है, दूसरे पर्सन के लिए ये खुशी का मौका नहीं है, जो कि सेम इवेंट है। तो अब ए जब आज के रिजल्ट के बारे में किसी से बात करेगा तो वो किस तरीके से बात करेगा? काफ़ी पॉजिटिवली मोटिवेटेड होगा, यानी कि ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाएगा। वहीं पे बी अगर बात करेगा किसी से आज के बारे में, तो वो क्या बताएगा? वो बहुत उदास होकर बोलेगा कि मेरा क्लियर नहीं हुआ,
ठीक है। अब एक ही इवेंट को दो लोगों को देखने का जो नजरिया है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने अलग अलग तरीके से इसको फील करा है, इसको महसूस करा है। तो जब भी हिस्ट्री को कोई भी राइटर जब इसको लिखते हैं ना, तो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने इस पर्सपेक्टिव को कैसे समझा है। ठीक है। आज के टाइम में अगर आप कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो ना, हो सकता है कि कहीं पे कुछ और लिखा हो और कहीं पे कुछ और लिखा हो। इसका सिंपल सा मोटिव ये है कि वो बुक के जो राइटर हैं ना, उनके पर्सपेक्टिव में कोई और चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कोई और चीज़, है ना। जैसे मान लो कोई एक किंग है, कोई एक डायनेस्टी है ना। अब हो सकता है कि उस राइटर को वो डायनेस्टी बहुत अच्छा लगता हो, है ना, या उनके लिए वो जो शासन रहा हो बहुत बढ़िया रहा हो, दूसरे चीज़ों के लिए कोई और डायनेस्टी। अब वो जब बुक को लिखेंगे ना, तो जो उनके फेवर में होगा, यानी कि जिससे उनकी आइडिया मैच होती होंगी, ठीक है, उसको वो थोड़ी सी ज़्यादा ग्लोरीफाई करेंगे। वो लिखेंगे हर चीज़, बताएंगे हर चीज़, लेकिन उसको वो ग्लोरीफाई करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ करना कि वो लिखते टाइम में एकदम निष्पक्ष होना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे राइटर फॉलो करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं। ठीक है। तो हिस्ट्री के बुक में हमेशा सुधार करने का ये जो स्कोप है ना, वो हमेशा बना रहता है। ठीक है, कि हिस्ट्री में सुधार किया जा सकता है। इसका एक और कारण है, एक और कारण मैं अगर आपको बताऊं तो हिस्ट्री क्या है, आज की जो भी घटना घटी ना, वो क्या हो गई, हिस्ट्री हो गई। लेकिन सोचो, जब एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न जब हम हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो क्या सारे लोग अपन खड़ा होकर वहाँ अपने सामने ये घटना घटते हुए देख रहे थे? क्या नहीं देख रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, किसके बेस पे लिखा गया, तो किसी ना किसी एविडेंस के बेस पे, यानी कि कुछ ना कुछ मिला और उससे जो है वो एविडेंस तैयार करा गया और उसको देखते हुए जो है वो हिस्ट्री को लिखा गया। ठीक है। तो किसी ने वहाँ पे खड़ा होकर नहीं देखा। तो ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बस सिंपल सा मेरा यही थॉट है कि आप ना जब भी हिस्ट्री को पढ़ो, तो आप हर एक चीज़ को उस नज़रिए से नहीं देखो कि इस बुक में ऐसा लिखा है तो 100% यही सच है, अगर दूसरे बुक में कुछ और लिखा है तो वो भी सही है ना। वहीं सिक्का के वन सिक्का वाला जो मैंने एग्जांपल लिया ना, कि एक व्यक्ति को वो हेड दिखेगा, दूसरे व्यक्ति को टेल दिखेगा, दोनों गलत नहीं बोल रहे हैं, दोनों सही बोल रहे हैं, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से उसको देखते हो। तो पहला ये हमारा चैप्टर है हाउ, वेन एंड वेयर, जिसमें जो है वो डेट को लेके काफ़ी जो है वो क्यूरियोसिटी है कि किसी भी इवेंट के डेट को कैसे इंपॉर्टेंट माना जाता होगा, कैसे टाइम जो है वो सिलेक्ट करा जाता होगा। मान लो किसी राजा का किसी राजा का बेटा हुआ है ना, कोई राजा ने लड़ाई लड़ी, वो जीत गई, है ना। अब किस तरीके से उसको ग्लोरीफाई करोगे, किसको आप इंपॉर्टेंस दोगे, किसी बेटल को, या किसी किंग की मैरिज हो गई उसको, या किसी की डेथ हो गई उसको। तो ये हमेशा एक डिबेट का केंद्र रहा है। जिन लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है वो लोग बस यही सजेस्ट करते हैं, बुक में भी लिखा है कि उनको हिस्ट्री बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि उनको ना बहुत सारे जो डेट्स है वो मेमोराइज करने पड़ते हैं। तो आप बताओ, आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है या बोरिंग नहीं लगती है? आप किस कैटेगरी में आते हो? ए वाले को बोरिंग नहीं लगती है, बी वाले को बोरिंग लगती है। तो आप कमेंट करके बताओ कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ए कैटेगरी में आते हो या बी कैटेगरी में आते हो। और आप जब भी हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो आप क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री जो है वो किस तरीके से पढ़ना चाहिए? इसमें हमेशा जो है वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। ठीक है। अब चलो, एनसीईआरटी में जिस तरीके से लिखी गई हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पिक्चर आपको दिख रही है, इस वाली पिक्चर में देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो ब्राह्मण्स है ना, ये जो खड़े हैं यहाँ पे, ये ब्राह्मण्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, तो ये अपनी जो बुक्स हैं ना वो गिफ्ट कर रहे हैं। किनको? ध्यान से देखना, ये जो ब्राह्मण्स हैं ये ब्रिटानिया को जो है वो गिफ्ट कर रहे हैं। किस चीज़ों के लिए? तो ये गिफ्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। इसमें ये माना गया है कि ये बुक इसलिए ब्रिटानिया को दे रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि हम इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे इंडियन कल्चर को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रा टू ब्रिटानिया, और इसी चीज़ को इन्होंने पिक्चर में उतारा है जेम्स रेनेल ने, जो 1782 में। ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो, देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच अ दिस। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश और नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड। जब डेट को लेके हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे ना, तो कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि किस डेट को जो है वो ब्रिटिश जो है वो यहाँ पे आया, इस्टेब्लिश हुआ, या किस डेट को जो है वो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आप अलग अलग बुक पढ़ोगे ना तो आपको अलग अलग डेट मिल जाएगा। तो एक अप्रॉक्स वाली जो डेट होती है ना, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा कि एक व्यक्ति किसी और चीज़ को हाईलाइट करेगा, दूसरा व्यक्ति कोई और चीज़ को हाईलाइट करेगा। यही कारण है कि कोई एक फिक्स डेट नहीं होगा, कोई एक फिक्स टाइम नहीं होगा, और कोई भी घटना कब घटित हुआ इसकी कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि लोगों ने वहां पे खड़ा होकर नहीं देखा। हाँ, जिन्होंने देखा है अगर उन्होंने लिखा है तो वो सही लिखेंगे। आगे देखो, देयर वॉज अ टाइम वेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बेटल्स एंड बिग इवेंट्स। देखो, एक टाइम था जब टाइम में अगर हिस्ट्री कहा जाता था तो हिस्ट्री का मतलब क्या था? लड़ाइयाँ या बहुत बड़ा कोई इवेंट हो गया तो वो हिस्ट्री। मतलब या तो लड़ाई हुई है कहीं की, जैसे आप भी पढ़ते हो ना, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, है ना, तो आप बैटल पढ़ते हो, है ना। और यहाँ पे क्या है, या कोई बड़ी इवेंट हो गई, जैसे 1857 का रिवॉल्ट, तो वो एक बड़ा इवेंट था, बड़ा घटना था। तो इस तरीके से हिस्ट्री को ट्रीट करा जाता था। लेकिन आज के टाइम में जो है वो उस तरीके से नहीं है। देखो, एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of the other issue and other questions। आज के अगर हिस्ट्री की बुक देखोगे ना, तो हिस्टोरियन जो है ना, वो बैटल और बिग इवेंट से हटके भी जो दूसरे इशूज हैं उसको भी उन्होंने लिखने की कोशिश करी है, और दूसरी क्वेश्चन जो है वो पूछने की कोशिश करी है। दे लुक एट हाउ पीपुल्स अर्न देयर लाइवलीहुड। उन्होंने ये भी देखा कि लोग अपने जीवन यापन के लिए कैसे कमाते हैं। व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, वो क्या उगाते हैं और क्या खाते हैं। हाउ सिटीज डेवलप एंड मार्केट्स केम अप, कैसे सिटी जो है वो डेवलप हुआ और मार्केट आया। हाउ किंगडम्स वेयर फॉर्म एंड न्यू आइडिया स्प्रेड, कैसे एक किंगडम बना, नए आइडियाज कैसे फैले। एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, कैसे किसी सोसाइटी चेंज होता है और उसके कल्चर चेंज होते हैं। तो आज के टाइम में ना इन सारे इश्यू को भी हिस्ट्री में शामिल किया जाता। अब एक सवाल आता कि विच डेट कैसे सिलेक्ट किया जाए। बाई व्हाट क्राइटेरिया डू टू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज अ इम्पोर्टेंट, किस डेट को जो है वो इम्पोर्टेंट घोषित किया जाए। तो देखो, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाई ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वर इम्पोर्टेंट। देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डेट वही इंपॉर्टेंट है जो या तो बड़ा बैटल हुआ है या इवेंट हुआ है। लेकिन आप ब्रिटिश हिस्टोरियन के नज़रिए से देखो तो हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री ये है कि जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं ना इंडिया के, ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, वो सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या थे, वारेन हेस्टिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो। और लास्ट जो वाइस रहे थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो पार्टीशन के टाइम में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। तो ये हमारे लास्ट वाइस रहे थे माउंटबेटन, और ये हमारे पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ब्रिटिश के नज़रिए से हर एक गवर्नर जनरल जो था वो क्या था, इंपॉर्टेंट था। अब डेट की अगर बात की जाए, देखो दूसरे भी गवर्नर जनरल हैं, वो सबका नाम जो है वो यहाँ क्रमशः में दिया हुआ है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वी आर लिंक टू दीज पर्सनालिटीज टू देयर एक्टिविटी, पॉलिसी, अचीवमेंट। जितने भी यहाँ गवर्नर जनरल या वाइसराय की बात करी गई है, इन सभी को जो है वो एक डेट के रूप में जो है वो हिस्ट्री को दिखाया गया है, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी है ना, इन्होंने कुछ एक्टिविटी करी है, या तो कोई पॉलिसी लाई है या कुछ अचीवमेंट करा है। जैसे देखो, सिंपल से मोरलेमेंटो रिफॉर्म आप पढ़ते हो तो उन्होंने एक रिफॉर्म लाया था, तो उनके नाम से वो चीज़ पढ़ते हो तो वो एक हिस्ट्री का पार्ट हो गया, है ना। आप साइमन कमीशन पढ़ते हो जिसमें गो साइमन का नारा लगा था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज हो गई, है ना। और इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो तो वो एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट हो गया।
तो इस तरीके से हिस्ट्री को जो है वो लिंक करा गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री को राइट करने के लिए वो होता है क्रोनोलॉजी। यानी आप क्रोनोलॉजी कैसे फॉलो करोगे कि पहले आप ये लिखोगे, सेकेंड में ये लिखोगे, थर्ड में ये लिखोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे। तो क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। उनके लाइफ की जो क्रोनोलॉजी है ना, वो इंडियन हिस्ट्री में एक एक चैप्टर बन चुका है ना, कि पहले चैप्टर में इनके लाइफ को पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में उनके लाइफ को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हिस्ट्री को ट्रीट किया जा रहा है। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इनटू चैप्टर्स। जब भी हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो हम उसे चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं। आप मूवी भी देखते हो ना, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देखी होगी KGF। तो देखो KGF चैप्टर 1 आया, KGF चैप्टर 2 आया, तो ये क्या है, एक स्टोरी है, उसको चैप्टर का फॉर्म दिया गया। उसी तरीके से हिस्ट्री के लिए भी चैप्टर का फॉर्म दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन है, व्हाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक चैप्टर ना एक कोहेरेंस देता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है। जब आप चैप्टर का नाम पढ़ते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि इस स्टोरी में हमको क्या मिलने वाला है। फिलहाल देखो, इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन followed in the process of focus only those events and help us to give a shape to story of our telling। सिंपल सा देखो, हम चैप्टर वाइज क्यों देते हैं। चैप्टर वाइज देने का मतलब हमें यह है कि जब भी हम चैप्टर में उससे रिलेटेड इवेंट या कोई घटना लिखते हैं तो वो हमें क्या करता है कि एक शेप प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। अगर मान लो किसी टाइम पीरियड में हमने डिस्कस किया कि यहाँ के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, अपनी लाइवलीहुड कैसे अर्न करते थे, यहाँ के लोग फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते थे, यहाँ के लोग अपने कल्चर को कैसे फॉलो करते थे, अगर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं या बता देते हैं तो ये ना एक आपको माइंड में एक शेप हो जाता है कि देखो इस टाइम ऑफ पीरियड में लोग ना ये काम करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि देखो इनको हम चैप्टर्स में क्यों बांटते हैं, वो इसलिए ताकि हम एक शेप बना सके कि इस टाइम पीरियड में ये चीज़ जो है वो लोग करते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ द रिवॉल्व्स, देखो इन द हिस्ट्री दैट रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल द एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन सिंपली डू नॉट फिट। अब देखो, जब हिस्ट्री लिखा गया ना गवर्नर जनरल के अलाउंड, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, तो इसमें जो इंडियंस थे ना वो फिट नहीं आ रहे थे। अब सिंपल सी बात है, वो क्या करेंगे, मैंने कहा है कि जो हिस्ट्री लिखेगा वो अपने आइडियाज को ग्लोरीफाई करेगा, है ना। अब जब ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है वो हिस्ट्री को लिख रहे हैं तो सारी जो किस्सा कहानी है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इंडियन पीपुल्स तो उसमें शामिल ही नहीं हो रहे हैं, उसमें फिट ही नहीं बैठ रहे हैं, तो इंडियन लोगों के लिए तो कोई स्पेस नहीं है। तो अब क्या करोगे, अब आप वही मान लोगे कि जो उन्होंने लिखा है वही सही है। आप नहीं मानोगे क्योंकि उनमें इंडियन लोग कहाँ हैं, इंडियन इशूज कहाँ हैं, है ना। यहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम है, ये तो शामिल ही नहीं हुआ। गवर्नर जनरल ने क्या किया, उन्होंने कौन सी रिफॉर्म लाई, उन्होंने क्या एक्टिविटी करी, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता ना। तो इसलिए व्हाट देन डू वी डू, अगर ऐसा नहीं है, इंडियन लोगों के लिए स्पेस नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमें अनदर फॉर्मेट चूज करना चाहिए हिस्ट्री का, और इसीलिए हमने एक अनदर फॉर्मेट जो है वो चूज करा। अब देखो, इसका भी एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंस है ये लंबे टाइम तक नहीं रहा। इसीलिए आप आज ने सुना, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात करी, और बात ये करी कि उन्होंने इस चीज़ पे बात करा कि आज के टाइम में ना हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की ज़रूरत है ना। ये किस लिए कहा गया, क्योंकि आप जानते हो, मैंने बताया आपको कि हिस्ट्री हमेशा से एक डाउटफुल रहता है, और इसको वो व्यक्ति जब भी लिखेगा ना हिस्ट्री, तो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को ग्लोरीफाई करेगा। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, तो एक सेकुलर तरीके से जो है वो हिस्ट्री को लिखा जाना चाहिए, और इसकी नीड भी है। आज के टाइम में देखो हम कैसे जो है वो इसको पीरियोडाइज करते हैं। जेम्स मिल 1817 में देखो ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। इन्होंने एक 3 वॉल्यूम का जो है वो ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री को प्रोड्यूस करा 3 वॉल्यूम में, है ना। इन्होंने क्या कहा, इंडियन हिस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू मतलब वो जो एंशियंट वाला पार्ट है,
मुस्लिम मतलब वो जब से मुगल्स आए, और ब्रिटिश मतलब वो जब से ब्रिटिश आए। तो इन्होंने क्या करा, हिस्ट्री को इस पर्सपेक्टिव से देखा और इन्होंने 3 पार्ट में इंडियन हिस्ट्री को, यानी कि ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करा, और हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इट मीन्स इसमें ये क्या देख रहे हैं, इसमें ये किंगशिप देख रहे हैं कि किसकी जो है वो इसमें सत्ता है ना। और इस तरीके से इन्होंने प्राइवेटाइज करा। मिल्स ये भी सोचते थे कि जो एशियन सोसाइटीज है ना, वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है। किससे? यूरोप से। देखो उनका मानना था, इन्होंने कब 1817 में ये काम करा, और उनका मानना था कि इंडियन लोग जो हैं वो सिविलाइज्ड नहीं हैं, इसलिए हमें इनको, अगर इनको सिविलाइज्ड होना है तो ब्रिटिश को यहाँ आना होगा और ब्रिटिश को इन लोगों को सिविलाइज्ड बनाना होगा। इसलिए वो मानते थे, देखो बिफोर द ब्रिटिश केम, ब्रिटिश के आने के पहले इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल द कंट्री, रिलीजियस इनटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड। वो कहते थे कि हिंदू और जो मुस्लिम हैं वो इस कंट्री को रूल करते थे, और रिलीजियस इनटॉलरेंस थी। इनटॉलरेंस मतलब कि वो एक दूसरे के रिलीजन में काफ़ी इंटरफेयर करते थे, है ना। कास्ट टाबू था, है ना, यानी कि आप कास्ट सिस्टम जो कहते हो ये। देखो सिंपल सी बात बताऊं तो कास्ट सिस्टम को ना जितना ब्रिटिशर्स ने हाईलाइट करा है ना, मतलब इसको निगेटिव वे में दिखाया है, जो आज हम उसका जो है वो भुगत रहे हैं। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जिसको कहते हैं, तो ये बहुत ही प्रैक्टिस किया जाता था और ये हमारे सोशल लाइफ को डोमिनेट करता था। मेल को यहां तक लगता था कि could civilize India to this was necessary to introduce Europeans manners, art, institution and the law in India। वो कहते थे कि देखो ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया को सिविलाइज बनाएगा, यानी कि इंडिया को अगर सिविलाइज होना है तो ये नेसेसरी है कि जो यूरोपियंस मैनर्स हैं, आर्ट्स का, इंस्टीट्यूशन का, लॉ का, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करा जाए। बिना यूरोपियन मैनर्स के इंडियंस जो हैं वो सिविलाइज्ड नहीं हो सकते। ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था मिल का, जेम्स मिल का। ठीक है। मिल in fact suggests that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people। मिल को ये लगता था कि अगर इंडियन लोगों को इनलाइटमेंट चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए तो ब्रिटिश को ना इंडिया के सारे टेरिटोरी को कंक्वेयर करना पड़ेगा, यानी कि उस पर कब्जा करना पड़ेगा, है ना। उनको ऐसा लगता था। इसलिए क्या होगा कि इंडिया वाज नॉट कैपेबल फॉर प्रोग्रेस विदाउट द ब्रिटिश हेल्प। इंडिया जो है वो बिना ब्रिटिश के हेल्प के प्रोग्रेस नहीं कर सकता। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? ये मेल का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने बताया ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो ये जो मिल है ना, वो सिर्फ यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं और वो इस तरीके का जजमेंट दे रहे हैं, और उन्होंने लिखा भी अपने बुक्स में। ठीक है। दैट्स वाई आज हम लोग ये एनसीईआरटी में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमने क्या करा, हमारे जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा IVS, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, IVC, है ना। IVC क्या हुआ कि हमें आज़ादी के बाद इसका डिस्कवरी हुआ और पता चला कि हम इतने पुराने टाइम से सिविलाइज थे, है ना। आप पढ़ोगे एंशियंट में तो बिहार क्या है? बिहार दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, दुनिया का पहला बिहार, है ना। और दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा है। तो सोचो हम इतने सिविलाइज थे, हम इतने एजुकेटेड थे कि दुनिया का पहला है हम, और ये हमें बता के गए कि देखो तुम सिविलाइज्ड नहीं हो और बिना ब्रिटिश हेल्प के जो है वो तुम सिविलाइज्ड नहीं हो पाओगे। इसलिए हमें लगा कि इनके जो सोचने का थॉट है वो हमारे हिस्ट्री से, हमारे इंडियन लोगों से बिल्कुल फिट नहीं बैठता। इसलिए हमने क्या करा, हमने हिस्ट्री को अलग 3 पार्टों में डिवाइड करा और उसको हमने एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न बोला। ठीक है। अब देखो इसमें भी जो है वो हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं निकला, इसमें भी हमारा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, ये आज भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए जो है वो इस बात पे डिबेट हो रही है कि हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की जरूरत है। अब देखो क्या हो रहा है। मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी
साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। मॉडर्न पीरियड अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री करते हैं तो वो हम किसको रेफर कर रहे होते हैं? तो सिंपल सी बात है, मॉडर्न में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे मॉडर्न में साइंस है ना, डेमोक्रेसी है, रीजन्स है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, तो अगर इन सारी चीज़ों को फोकस कर रहे हैं इट मीन्स हम मॉडर्न पीरियड को फोकस कर रहे हैं। मेडाइवल मतलब कि साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी ये नहीं था, तो इससे पहले का जो पीरियड है ना, वो पीरियड को हम क्या कहेंगे कि मेडाइवल पीरियड है। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, हमने 3 कैटेगरी में इसलिए बांटा कि ये जो उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में कैटेगराइज करा था ब्रिटिश हिस्टोरियन ने, तो हमने कहा था इसमें इंडियन पीपल फिट नहीं आते, तो हमने क्या करा, हमने एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न क्रिएट करा। लेकिन इससे भी जो है वो हमारा सारी जो चीज़ें हैं वो फिट नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो मॉडर्न का मतलब क्या है, मॉडर्न का मतलब है कि इसमें साइंस की बात करी जाएगी, इसमें रीजन की बात करी जाएगी, इसमें डेमोक्रेसी की बात करी जाएगी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी की बात करी जाएगी, है ना। और आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप कहाँ से पढ़ते हो, 1750 टू 1947, आप यहाँ तक आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो। लेकिन देखो मॉडर्न हिस्ट्री मतलब डेमोक्रेसी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, साइंस भी होना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि साइंस जो है वो था, रीजन जो था, लेकिन इंडिया में बताओ डेमोक्रेसी थी, लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी? नहीं थी ना। तो ये जो हम मॉडर्न पीरियड को इंडिकेट कर रहे हैं वो तो रॉन्ग हो गया ना। इसलिए आप यहाँ देखो, अंडर द ब्रिटिश रूल पीपुल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। ब्रिटिश रूल के दौरान इक्वालिटी नहीं था, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं था। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। और इस पीरियड में ना ही हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखा और ना ही प्रोग्रेस दिखी। यहाँ पे जेम्स मिल क्या बोल रहे थे, जेम्स मिल ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ ब्रिटिश को इंडियन टेरिटोरी को सारे के सारे एक्वायर करना है। क्यों एक्वायर करना है? क्योंकि बिना ब्रिटिश के जो इंडिया है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा कि ब्रिटिश के टाइम में भी हमने वो प्रोग्रेस नहीं करा, इंडिया का वो प्रोग्रेस नहीं हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ। इट मीन्स वो हमसे झूठ बोल रहे थे। दैट्स वाई हमारे जो हिस्टोरियन थे, ये पीरियड जो है ना जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कह रहे हैं, इसको उन्होंने कॉलोनियल हिस्ट्री बोलना शुरू किया कि ये जो हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, ये कॉलोनियल हिस्ट्री है। अब जब यहाँ कॉलोनियल शब्द आया तो कॉलोनियल क्या है, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अप्रॉक्स 25 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और इसका सेकेंड पार्ट में जो है वो इसके बाकी के बचे हुए पार्ट को जो है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री आप जब भी पढ़ोगे ना तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, ठीक है, कि एक व्यक्ति जो हिस्ट्री को लिखा होगा ना, दूसरे व्यक्ति जब लिखेगा तो हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई ये पार्टिकुलर इवेंट को ज़्यादा ग्लोरीफाई करेगा, बी कोई सेकेंड पार्टिकल को ज़्यादा ग्लोरीफाई करेगा, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम व्हाट इज कॉलोनियल से स्टार्ट करेंगे। देखो एक सजेशन और मांगनी है, इसमें मैंने क्या करा था, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको ऑलरेडी पहले हाईलाइट कर दिया था और उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। अगर आप चाहते हो कि जो हाईलाइट नहीं किया हुआ पार्ट है वो भी एक्सप्लेन करा जाए तो अगले वीडियो से हम क्या करेंगे कि विदाउट हाईलाइट जो है वो डायरेक्ट यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और लाइन बाय लाइन सीखेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका ठीक है या लाइन बाय लाइन, यानी कि एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, वो तरीका ठीक है। इस बारे में जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।